नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सक्सेस मित्र के ऑनलाइन ऐप पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह को हम पढ़ेंगे। और ये जो 1857 का विद्रोह है, ये टॉपिक ऐसा है जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस सभी में काम में आएगा। तो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें, तो पहली चीज, विद्रोह क्या होता है और क्यों 1857 का विद्रोह हुआ, कारण क्या था, इस पर भी हम विचार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज अगर आप देखेंगे तो एक शब्द लिखा हुआ है, विद्रोह। विद्रोह का मतलब होता है किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन एक शब्द और आपको देखने को मिलती है जिसे कहते हैं क्रांति। तो बोले साहब, विद्रोह और क्रांति में क्या फर्क है? क्रांति जैसे अमेरिका की क्रांति, जैसे रूस की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति और रूस की क्रांति ने वहां पर है ना चीजों को पलट दिया। सत्ता में ही एक प्रकार से परिवर्तन आ गया। विद्रोह किसके खिलाफ हो रहा है? तो विद्रोह हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने आई थी। और व्यापार करने के बाद भारत में धीरे 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 अपनी जड़ें जमाने लग गई। और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा, और इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब कंपनी ने क्या किया? 3 स्थानों पर अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की और 3 हेडक्वार्टर एक प्रकार से बना लिए। हालांकि हेडक्वार्टर तो एक था और 2 उसके कंट्रोल में थे, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल इनका हेड ऑफिस था। तो सपोज करें कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका भारत में सबसे प्रमुख अधिकारी जो कहलाता था, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। जी जी। तो गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल के नीचे होता था एजीजी। एजीजी का मतलब था एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी के नीचे हुआ करता था पॉलिटिकल एजेंट। राजस्थान के इतिहास में आपको इन दोनों चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। इतना सा ध्यान रखिए, अभी जब विद्रोह हो रहा है तो उस समय, ये 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे टॉप का अधिकारी जो कहलाता था, उसे कहते थे गवर्नर जनरल। उसके नीचे होता था एजीजी और उसके नीचे होता था पॉलिटिकल एजेंट। अब जब 1857 का विद्रोह हुआ, इस समय गवर्नर जनरल के पद पर था कैनिंग, सबसे टॉपेस्ट अधिकारी। तो मैं आपको इनकी डिटेल बता दूं। देखो, पीछे वाली स्लाइड ये कह रही है कि 1757 से लेकर 1857 तक, ध्यान रखिएगा, 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर शासन हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन जो है, वो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, ब्रिटिश संसद के द्वारा। 2 शब्द लिखे हैं मैंने। एक मैंने लिखा है कि 1757 प्लासी का युद्ध है, पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर जो सत्ता संभाली, वो संभाली है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ताज या संसद, और 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन था ब्रिटिश संसद का।
इस दौरान भारत में कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी, इस दौरान भारत में कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसे कहते थे गवर्नर जनरल। और इस दौरान यानी 1857 के बाद भारत में जो सर्वोच्च हुआ करता था अंग्रेजों की ओर से, ब्रिटिश ताज की ओर से, ब्रिटिश संसद की ओर से, तो उसे कहते थे वायसराय। अब जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय महारानी कौन थी? तो उस समय महारानी जो थी वो थी विक्टोरिया। ये भी पूछा गया है सवाल कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है भाई। अब सवाल बनता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो यह भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर था पामस्टन। गवर्नर जनरल मैंने बता दिया। और कमांडर इन चीफ कंपनी का सर्वोच्च सेना नायक जो था वो इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन। आज मैं लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद 10 क्वेश्चन भी लाया हूं जो आपको हेल्प करेंगे, और हम आपको ये हमारे जो चैनल है उस पर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये समझने की आवश्यकता है। आगे चले। ये मैंने है यार की समझाई। अब देखो, अब सवाल बनता है कि सर 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं। जैसे एक पुस्तक का नाम है द सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। एक्चुअल में सवाल यह बनता है कि यह सिपाही विद्रोह था, किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था, या जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था, कि यह स्वतंत्रता संग्राम था? तो रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार इनका पूरा नाम है, और रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहां से हमें 1857 के बारे में जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक का नाम ही है 1857। फिर अशोक मेहता। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है 1857 ए ग्रेट रेबिलियन। ए ग्रेट, ग्रेट यानी महान, रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब हो गया विद्रोह। तो हिंदी में लिखा हुआ है। अशोक मेहता जी कहते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से कि 1857 एक महान विद्रोह था। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है 1857 को। और वीडी सावरकर के द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये हॉलैंड से प्रकाशित हुई थी, और 1857 के विद्रोह में इसे एक प्रकार से बाइबल के रूप में, गीता के रूप में माना जा रहा है। तो बोले सर सवाल कैसे आएगा? तो एक तरफ तो लिखेगा आपको लेखक, और दूसरी तरफ कहेगा कि उनके बुक्स। बोले मैच करा दो। एक नीचे आप देख रहे हैं प्रीचार्ड, राजपुताना में एक जगह है नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, बात करेंगे उसकी। तो राजपुताना का एक अधिकारी था जिसका नाम था प्रीचार्ड, और प्रीचार्ड की पुस्तक का नाम है द म्यूटिनी इन राजपुताना, यानी कि राजपुताना का विद्रोह। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ राइटर, एक तरफ बुक्स। आगे चलते हैं। अब साहब सवाल बनता है कि सर जो विद्रोह था, अभी आपने कहा कि 1857 का विद्रोह है, क्रांति है, तो वास्तव में इसका स्वरूप कैसा था? स्वरूप का मतलब होता है स्ट्रक्चर कहें या नेचर कहें, कि क्या ये सैन्य विद्रोह था, सैनिकों ने किया, मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी था, और मंगल पांडे को एक प्रकार से अगर देखा जाए फांसी पर चढ़ा दिया गया, आगे आएगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉरेंस, सीले और ट्रेवेलियन, अभी सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा था ये डायरेक्ट। लॉरेंस, सीले और ट्रेवेलियन जैसे विद्वान जो है वो कहते नहीं साहब ये सैनिकों का विद्रोह था। एक व्यक्ति है बेंजामिन डिजराइली, ये लिखा हुआ है
ये भी मैच कराने को दे सकता है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम है बेंजामिन डिज़राइली, वो कहते हैं साहब नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्र के लोगों ने मिलकर एक साथ विद्रोह किया और यही वजह है कि इसको हम राष्ट्रीय विद्रोह का नाम देते हैं। इसके बाद अगर देखें तो फिर एल ई आर रीज, ये भी याद रखना है। एल ई आर रीज कहते हैं साहब, ये धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह था। बोले धर्म के अंधे कौन? बोले हिंदू और मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ खड़े हो गए साहब, और उन्होंने मिलकर ईसाइयों को भारत से बाहर निकालने का काम किया। बोले हम तो यहाँ ट्रेड करने आए थे साहब, हमको यहाँ से क्यों निकाल रहे? जेम्स आउट्रम और ट्रेलर कहते हैं नहीं साहब, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। एज इट इज याद करना है कि किस विद्वान ने क्या संज्ञा दी। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम है वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर जी कहते हैं नहीं साहब, ये 1857 का विद्रोह नहीं, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो स्वरूप को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने क्या कहा है, इसके ऊपर आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कारण की। इस स्लाइड पर आने से पहले अगर मैं बात करूं तो 1857 के विद्रोह के मैं कारण की बात कर लेता हूं। आइए, कारण में सबसे पहला कारण जो समझना चाहिए वो है अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। देखो, अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट। नंबर 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नंबर 3, महालवाड़ी व्यवस्था। केवल नाम याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। हुआ क्या था कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को, बंगाल, अवध और मुगल बादशाह को एक साथ पराजित कर दिया। क्लाइव, जो कि एक सामान्य बाबू के रूप में आया था, उसे वापस बुलाया गया। क्लाइव ने आकर इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की पहली संधि जो की गई, वो की गई 12 अगस्त 1765 को। और ये जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, ये की गई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, जो कि 2 संधि हुई है। पहली संधि जो हुई है वो हुई है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दीवानी का मतलब, दीवानी का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो दीवानी नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली है। दीवानी का मतलब हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व संबंधी अधिकार आ गए। और भू राजस्व संबंधी अधिकार आने के बाद अंग्रेज क्या करेंगे कि भारत के पैसे से भारत का रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उस रॉ मटेरियल को भेजेंगे इंग्लैंड, और वहां तैयार माल भारत भेजेंगे और भारत को दरिद्र से दरिद्रतम की ओर ले जाने का अपना टारगेट पूरा करेंगे। और ये वही अंग्रेज हैं जो पहले बहुत सारा पैसा लेकर आते थे। अब पैसा लेकर आते थे तो रॉ मटेरियल यहां से खरीदना पड़ता था, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना युद्ध के माध्यम से भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लें और दीवानी प्राप्त कर ले। और दीवानी प्राप्त करने के बाद, यानी भू राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त करने के बाद, हम यहाँ का आर्थिक शोषण शुरू करेंगे। और इसी के तहत उन्होंने 3 व्यवस्थाएं लागू करी है, याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट एक है, स्थायी बंदोबस्त एक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक है महालवाड़ी व्यवस्था। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि किसानों का आर्थिक शोषण हुआ।
इससे ये हुआ कि जहां मुगलों के काल में किसानों को अकाल की स्थिति में भू राजस्व नहीं देना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने जबरन अकाल की स्थिति में भी किसानों से भू राजस्व वसूला। और आप पढ़ेंगे कि 1765 से लेकर 1772 तक का काल भारत में एक प्रकार से द्वैध शासन का काल था, और पर्सिवल स्पीयर ने कहा था कि भारत में एक प्रकार से ये खुली लूट होगी। तो तीन व्यवस्थाएं, तीनों को मैंने नाम लिख दिए। अब मैं आपको एक एक व्यवस्थाओं के बारे में बताता हूं। देखिए, अब मैं ऐसे ही समझा देता हूं, मैं चार्ट बना के। देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये भारत है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। और इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार को माना है। भारत के मालिक तो एक प्रकार से कौन हो गए साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक व्यवस्था लागू की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक व्यवस्था लागू की जिसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त। और इस स्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन का मालिक कह दिया जमींदार को। और ये जमींदार जो है, ये एक प्रकार से बिचौलिया यानी मीडिएटर हो गया। और ये क्या करेगा? ये एक प्रकार से किसानों से भू राजस्व वसूलेगा। और किसानों से भू राजस्व वसूलने के बाद ये अपना हिस्सा रख लेगा और बाकी हिस्सा दे देगा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और स्थायी बंदोबस्त जो थी वो कॉर्नवालिस के काल में लागू की गई थी। पहले इसे 1760 में लागू किया गया था, फिर इसे 1763 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसके बाद अगर देखें तो दो जगह याद रखिएगा, केवल नाम के लेवल पर बात कर रहा हूं। दो जगह ये है, एक बंबई और एक मद्रास। बंबई और मद्रास में अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लागू की थी लूटने की या भू राजस्व की, उस व्यवस्था को कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान। देखो, यहां पर बिचौलिया है जमींदार, और यहां पर कौन है? किसान। इस बेल्ट में जमीन का मालिक मान लिया गया था किसानों को, और किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व वसूला जाता था, जो कि शोषण का कारण बना। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 का विद्रोह हो गया। यहां बचे हुए क्षेत्र में एक व्यवस्था लागू की गई है जिसे कहा गया है महालवाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्थाएं बता रहा हूं मैं। एक व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, एक व्यवस्था रैयतवाड़ी, और एक व्यवस्था है जिसे आपने कहा है महालवाड़ी व्यवस्था। और महाल, इस महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। और इस महालवाड़ी व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? गांव के दो प्रमुख लोगों को कहा कि आपको रेवेन्यू वसूल के हमें देना है। कुल मिला के अगर देखो तो मरना तो एक प्रकार से केवल और केवल किसान को पड़ा गया है, पड़ना रहा होगा। और इन व्यवस्थाओं से आर्थिक शोषण हुआ, और जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 1857 के विद्रोह में। आगे चलते, अब सहायक संधि आराम से देख ली। पहला तो मैंने आपको बताया आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में शोषण हो रहा है। शोषण करने का तरीका क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था। और भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो तीन प्रकार की। कौन कौन सी? तो बोले सर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब आइए अगले कारण की ओर चलते हैं, सहायक संधि। समझिएगा इसको। स्लाइड को मैं थोड़ी सी साइड कर देता हूं। अंग्रेजी में भी है, सब्सिडरी अलायंस, या ये कहें हम सहायक संधि।
अगर कोई आपसे पूछे कि सहायक संधि के लिए किसे जाना जाता है, या सहायक संधि सबसे पहले किसने की भारत में, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है। तो सर्वप्रथम सहायक संधि किसने करी है, तो इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों ने। लेकिन अंग्रेजों की बात करते हैं साहब। अब आओ अंग्रेजों की ओर। तो बोले सर फ्रांस इस सहायक संधि से क्या होगा, अब समझिए। यह हटा देता हूं, कई साइड में मैं एंट्री कर देता हूं डुप्ले की। ये लो, जनक, और जनक के रूप में हम देखें तो है डुप्ले, फ्रांस का था। अब अंग्रेजों की तरफ से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सहायक संधि करने आया है गवर्नर जनरल, और इस गवर्नर जनरल का नाम है वेलेजली। वेलेजली की बात करें तो वेलेजली का टाइम पीरियड जो है 1798 से 1805। इसको दो कारणों से भारत भेजा गया था। पहला, भारत में, ध्यान रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना पहला कारण था इसको भेजने का, ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर इसको भारत भेजने का कारण देखें तो भारत से फ्रांसीसियों को समाप्त करना। तो दो कारणों की वजह से वेलेजली आया है, ध्यान रखिएगा। वेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना और फ्रांसीसियों को समाप्त करना। अब मैं सहायक संधि समझाता हूं, देखिए। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। हेडक्वार्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, वो था यहां, जिसे आप कैलकट कहते हैं। ठीक है भाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक गवर्नर जनरल साहब आ रहे हैं, और गवर्नर जनरल का नाम है वेलेजली। वेलेजली का टाइम मैंने बताया 1798 से 1805, और ये भी बताया कि क्यों आया। अब आसपास के जो देशी रियासतें थी, देखो भारत में है ना, दो प्रकार के राज्य होंगे जब तक रहेंगे। कौन कौन से? तो एक तो होगा ब्रिटिश भारत, एक होगा ब्रिटिश भारत, और एक होगा देशी रियासत। ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेज भारत में होंगे तो दो प्रकार के राज्य होंगे, एक ब्रिटिश भारत और एक होगा देशी रियासतें। अब ये जो ब्रिटिश भारत है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना रही है साहब? तो बोले साहब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है युद्ध के माध्यम से। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, टीपू सुल्तान को हराया। दूसरा, ये कैसे बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी? तो बोले साहब सहायक संधि के माध्यम से। सहायक संधि के अलावा एक और पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति। एक एक पॉइंट लिखता जाऊंगा, एक एक चीज समझाता जाऊंगा। गोद निषेध नीति। चलो साहब, अब देशी रियासत में क्या है? तो बोले साहब देशी रियासत में है राजा, और ये राजा जो है ना, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
तंजौर लड़ रहा है, हैदराबाद लड़ रहा है, मराठे लड़ रहे हैं, टीपू सुल्तान लड़ रहा है। अंग्रेजों ने देखा यार बहुत बढ़िया बात है, लड़ रहे हैं लड़ो, हम तो मजे ही लेने आए हैं, यानी कि आपको लड़ता हुआ देख के हम हमारी बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों ने देशी रियासत के राजाओं को कहा, समझना, कि आपका जो राज्य है इस पर खतरा है, जबकि खतरा अंग्रेजों को है। दोबारा समझना, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी देशी रियासत के राजाओं को कह रही है कि आपके राज्य पर खतरा है। बोले, राजाओं ने पूछा किसका खतरा? बोले पड़ोसी राज्य का। बोले अच्छा, तो बोले क्या करें? तो अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारे से एक संधि कर लो जिसे हम नाम देते हैं सहायक संधि। बोले अच्छा साहब। बोले क्या होगा? तो समझ गए। अब अंग्रेज डरे हुए हैं लेकिन डरा रहे हैं उल्टा, ध्यान रखना। तो बोले आप हमसे सहायक संधि कर लो। बोले अच्छा क्या होगा? तो बोले इस सहायक संधि में किसके साथ होगी? ये क्लियर हो गया, देशी रियासतों के साथ। तो बोले साहब इस सहायक संधि के मुख्य बिंदु, तो इस संधि के बिंदु होंगे, अगर हम बात करें तो पहला, देशी रियासतों में, देशी रियासत, अंग्रेज कह रहे हैं कि देशी रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। बोले ठीक है साहब। इस सेना के रूप में एक रेजिडेंट रहेगा, और इस सेना का खर्चा, और इस सेना का खर्चा जो है वो प्रिंसली स्टेट यानी कि देशी रियासतों के द्वारा वहन किया जाएगा। देखो कितने दिमाग लगा रहे हैं अंग्रेज, फ्री में सेना रख रहे हैं, खुद डर रहे हैं लेकिन फ्री में सेना रख रहे हैं, डर खुद का है। पहला बिंदु क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। बोले साहब कहाँ रहेगी? बोले देशी रियासतों। बोले एक रेजिडेंट रहेगा। बोले सेना का खर्चा, बोले देशी रियासतें देंगी। बोले अच्छा। आगे क्या हुआ? फिर कहा कि देशी रियासतें अन्य किसी देशी रियासतें अन्य किसी यूरोपीय कंपनी को अपने यहां नहीं रखेगी। अब सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनिस, फिर आए फ्रांसीसी। अब मैंने कहा अभी कि वेलेजली को भेजा गया, 37-38 साल का ही होगा वेलेजली, 1798 से 1805 तक उसका टाइम पीरियड था। वेलेजली को दो कारणों से भेजा गया। बोले पहला कारण, बोले पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। बोले ठीक है। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण जो था फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों के साथ सहायक संधि की, जिसके मुख्य बिंदु जो है, पहला याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना देशी रियासत में रहेगी, एक रेजिडेंट रहेगा, ये जो सेना रहेगी इसका खर्च देशी रियासतें देंगे, और देशी रियासतें अन्य किसी यूरोपीय कंपनी को अपने यहां नहीं रखेंगी। एक चीज और, विदेशी मामले, देशी रियासतों के विदेशी मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। जब आपके किसी के विदेशी मामले ही ले लिए जाएं तो फिर तो आप किसी काम के ही नहीं रहे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
संधि की गई, और इस संधि के पीछे रीजन क्या था? तो इस संधि के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा था कि स्वयं की सर्वोच्चता स्थापित करना। किसने करी? वेलेजली ने। हालांकि सहायक संधि का जनक था डुप्ले। अब किसके के साथ, किस किस रियासतों के साथ की गई? दो रियासतों का नाम याद रखिए। पहला, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के साथ पहली सहायक संधि की गई है 1798 में, और मैसूर रियासत के साथ दूसरी सहायक संधि की गई है 1799 में। ये आपको याद रखना है। तो मैंने बहुत इजी तरीके से याद किया है। हैदराबाद एच, और मैसूर मैं, हम। तो पहली सहायक संधि और दूसरी याद रख लीजिए। तो ये फर्स्ट ट्रीटी हो गई, और ये सेकंड ट्रीटी हो गई। तो पहली सहायक संधि हैदराबाद के साथ, और दूसरी सहायक संधि मैसूर के साथ। अब मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं। देखो साहब, हमने कहा वेलेजली, साफ दिख रहा है। टाइम पीरियड 1798 से 1805। वेलेजली आया सहायक संधि के लिए, और वेलेजली ने सहायक संधि करी है। सहायक संधि का क्रम याद रखना। पहली सहायक संधि हैदराबाद के साथ की गई है, दूसरी सहायक संधि मैसूर के साथ की गई है, और तीसरी सहायक संधि तंजौर के साथ की गई। शॉर्ट टर्म में और अगर याद करना चाहे तो एच, एम और टी। HMT की घड़ी आती थी, ऐसे याद कर लीजिए। फिर अवध के साथ, और 1802 में मराठा पेशवा बाजीराव दित्ते के साथ सहायक संधि संपन्न की। तो सहायक संधि क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर किस किस के साथ सहायक संधि की गई? अब बोले सर, सहायक संधि की वजह से 1857 का विद्रोह। देखो, सहायक संधि हुई, देशी रियासत के राजाओं के साथ हुई। देशी रियासत ने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी। अंग्रेज चाहते यही थे। अब अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, जबकि लिख के दे रहे हैं कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आप लगान पिक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि राजा जी के पास बार बार किसान जाते हैं कि साहब सूखा पड़ा हुआ है, लगान माफ करवा दो। वो राजा कहता है साहब मैंने तो ट्रीटी कर रखी है। तो ये थी वो सहायक संधि, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। आगे चलते हैं। गोद निषेध नीति, इसको भी मैं पहले समझा दूं, तब उसके बाद आप ध्यान रखेंगे। अगला कारण लिख लीजिए, गोद निषेध नीति। पहला कारण मैंने आपको बताया, भू राजस्व व्यवस्था। फिर हम बात कर रहे हैं सहायक संधि। भू राजस्व व्यवस्था में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। और अब मैं लेकर आया हूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलो मैं समझाता हूं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक गवर्नर जनरल आया भारत में, और उस गवर्नर जनरल का नाम था डलहौजी। और डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से 1856। बहुत सारे कारनामे किए हैं डलहौजी ने। खुद को कहता है कि मैं आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता हूं साहब। गवर्नर जनरल की पद पर था। कौन? डलहौजी। अब ये जो डलहौजी है, इसके काल में साम्राज्य विस्तार करने का निर्णय लिया गया। देखो, डलहौजी के काल में ही भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई। डलहौजी के काल में ही भारत में डाक तार सुविधा, PWD डिपार्टमेंट आ रहा है। और डलहौजी के कारणों से ही, कार्यों से ही 1857 का विद्रोह भी हो रहा है। अब साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए इसने एक नीति अपनाई जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं तो कहा जाता है इसे गोध निषेध नीति। एक और शब्द पूछ लेता है कभी कभी, वो भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी ने कहा ऐसी रियासतें, समझना, डलहौजी कह रहा है ऐसी रियासतें जिनके शासक के स्वयं की संतान नहीं है, ऐसी देशी रियासतें
ऐसी देशी रियासतें जिनके शासक के स्वयं की संतान नहीं है, वो रियासतें अपना उत्तराधिकारी गोद लेकर घोषित नहीं कर सकते। मतलब मतलब सिंपल सी बात है, अंग्रेज आ गए थे धूर्तता पर। धूर्तता मतलब आप ये समझिए कि अंग्रेज येन केन प्रकरण जो थे, भारत के क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहते। अब इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। डलहौजी आया और डलहौजी ने आते एक नीति अपनाई जिसे कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और कहा कि भैया, ऐसे देशी रियासत के राजा जिनके स्वयं के संतान नहीं है, वे अपना उत्तराधिकारी गोद लेकर घोषित नहीं कर सकते। बोले क्या पहले नहीं था? भारत में तो गोद लेने की प्रथा आज भी है, पगड़ी बांधते हैं। और जब अंग्रेज नहीं थे उससे पहले भी गोद लेते थे और अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो देशी रियासतों ने पूछा डलहौजी से कि बोले साहब, अगर हम हमारा उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते तो हमारी रियासतों का क्या होगा? बोले साहब, आपकी रियासतों का हम विलय करेंगे, और ये विलय जो होगा, ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये जो विलय होगा वो इस पॉलिसी के तहत होगा। सतारा, जेतपुर, संबलपुर, भगाटपुर, उदयपुर, झांसी, अपना वाला उदयपुर नहीं, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय किया गया। पहली चीज, कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड चाहे चाहे आरएस, आजकल इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपके और मेरे से कुछ नहीं होना है, तो ध्यान रखिएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के काल में, इसे गोद निषेध नीति कहते हैं, इसे व्यवगत सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सी लाइन मैंने आपको बता दी। अब आइए, कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया ये याद करना है। तो देखो साहब, या तो सन याद कर लो या क्रम याद कर लो। सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बगाटपुर, उदयपुर। ये उदयपुर कर लो, नहीं, उदयपुर को उदयपुर। झांसी और नागपुर। ये क्रम पूछा जाता है कि किस किस रियासतों का विलय गोद निषेध नीति के तहत। तो मेरा पहला और लास्ट याद है, पहला है महाराष्ट्र में। सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, और अगर गौर से देखोगे तो नागपुर भी पड़ता है महाराष्ट्र में। तो पहला और अंतिम तो हो गया महाराष्ट्र में। सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट जो है झांसी, ये झांसी कहां पड़ता है भाई? झांसी पड़ता है यूपी में। तीन याद हो गए। नंबर एक सतारा, नंबर लास्ट नागपुर, सेकंड लास्ट झांसी। अगर आप गौर से देखो तो बाकी जो टोटल, पहले तो ये याद कर लो, याद कितने करने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात। सतारा, जेतपुर, संबलपुर, भगाटपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो एक नंबर तो हो गया सतारा, लास्ट हो गया नागपुर, सेकंड लास्ट हो गया झांसी। ठीक है साहब। अब दो नंबर, ये दो नंबर हो गया ना, ये तीन नंबर हो गया, ये चार नंबर, इसके आगे भी पुर लगा देते हैं, ये पांच नंबर। दो नंबर से पांच नंबर तक अगर आप देखोगे तो सबके आगे पुरपुर लगा हुआ है। क्रम याद करना। गोद निषेध नीति के तहत मिलाए जाने वाले रियासतों का फिर बोल रहा हूं, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, भगाटपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अवध का विलय। चलिए पहले अवध को समझा दूं, हेडिंग डालने। अगला कारण ये भी रहा कि अवध का विलय, अवध क्या था? चलो इसको भी थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। गौर से देखो।
दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको। ये जो अवध आप देख रहे हैं, इलाहाबाद यूपी का जो ये क्षेत्र है, इस अवध की राजधानी जो थी लखनऊ। और ये जो लखनऊ है, ये नवाबों की नगरी। यहाँ के जो नवाब थे उस समय, उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की बेगम का नाम था हजरत महल। इन्हें अगर आप देखें तो महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इन वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। अब एक चीज और बता देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे ना, वो अवध से थे। सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से थे? अवध से थे। और ये जो सैनिक थे ना, इनकी भी अगर मैं आपको बात करूं तो अधिकतर सैनिक ब्राह्मण और राजपूत थे। बात करेंगे इस पर भी आगे, अभी तो थोड़ा समझिए। अब ये जो अवध है, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, और दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। अवध क्या था? तो बोले साहब, अवध जो था दोआब का क्षेत्र था। दोआब का मतलब क्या हुआ? दोआब का मतलब हुआ दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। आपको बताऊं, इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अवध पर कहा कि तेरी वजह से है ना, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और तेरी वजह से नुकसान हुआ है। तब अवध को कहा गया कि तुझे 50 लाख रुपए की राशि युद्ध हार जाने के रूप में देनी पड़ेगी। मान लिया साहब, सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, सबसे ज्यादा सैनिक दे रहा है। हुआ क्या? डलहौजी एक प्रकार से ये बन गया है बफर स्टेट। डलहौजी दिख रहा है, अवध क्या हो गया? बफर स्टेट। ये भी प्रश्न बनता है भाई कि किसे बफर स्टेट कहा गया? तो बोले अवध को कहा गया है बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेट का मतलब होता है मध्यवर्ती राज्य। अब गौर से देखो आप, तो अगर आप देखोगे तो यहां मराठा है, यहां राजपूताना है, और यहां पर है ना, कलकत्ता में है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस। और मराठे तो पहले से अटैक कर रहे हैं, चौथ और सरदेश मुखी वसूल रहे हैं, तो अंग्रेज डरे हुए हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि अवध जो है ना उपजाऊ क्षेत्र है, और अवध को हम बफर स्टेट बना लेते हैं, मध्यवर्ती राज बना लेते हैं। लेकिन डलहौजी ने क्या किया? एक अंग्रेज अधिकारी था आउटरम, ये भी पूछ लेता है। आउटरम को अवध पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा कि जाओ, अवध में क्या चल रहा है, इलाहाबाद में क्या चल रहा है, ये जो उपजाऊ प्रदेश है इसमें क्या चल रहा है, इस पर अपनी रिपोर्ट दो। हालांकि रिपोर्ट रिपोर्ट सब पहले से तय थी। इस आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया साहब।
वाजिद अली शाह जो थे ना अवध के नवाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, इन्होंने कहा भी कि साहब हमने तो इतना आपको धन दिया, आपकी इतनी सहायता करी, इतनी सारी चीजें आपको दी, लेकिन आप ये हमें हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। लास्ट में इनको पेंशन देने की बात आती है। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाजिद अली शाह जो थे ना, इनके मुंह में दांत नहीं थे। तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, तो दांत नहीं थे, तो इनको नॉनवेज जैसी चीजें खाने का बड़ा शौक था। तो लखनऊ में ऐसे पकवान बनाए गए। सर एलडीसी बैच मैथ्स भावेश सर क्लास स्टार्ट कब होगी? प्लीज रिप्लाई। होगी अभी। अभी आपको रिप्लाई आ जाएगा हमारी टीम की तरफ से, आप निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। तो इनको खाने का बड़ा शौक था और दांत नहीं थे। कबाब खाने का बड़ा शौक था। तो ऐसे विशेष प्रकार के कबाब बनाए गए जो मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाएं, और वो आज भी अवध या कहें लखनऊ की गलियों में आपको बिक जाएंगे। जो नॉनवेज खाने के शौकीन हो वो नौश फरमा सकते हैं। तो अवध का विले की मैंने आपको ये थोड़ी सी स्टोरी बताई है। किसकी रिपोर्ट पर? आउटरम की रिपोर्ट पर। नवाब वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, और पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। आगे चल, थोड़ा सा स्लाइड भी देख लो। ये देखो अवध, मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझा। आगे चलकर बेगम हजरत महल जो हैं वो लखनऊ में विद्रोह कर देती। अब बात कर लेते हैं हम सैन्य कारण की। चलो, सैन्य कारण क्या था? जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हो, तो मैं इसको भी समझाता हूं। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंग्रेजों के काल में अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लगभग लगभग 2,38,000 तो भारतीय सैनिक थे और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अगर मैं सैनिकों की बात करूं, तो यूरोपीय सैनिक, पहले मैं भारतीय सैनिक लिखता हूं। भारतीय सैनिक जो थे, इनकी संख्या थी लगभग 2,38,000। और इधर अगर आप देखेंगे कि इनके पास यूरोपीय सैनिक जो थे, इन यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो थी वो थी लगभग 45,000। अच्छा, भारतीय सैनिक की बात करें तो भारतीय सैनिक को सूबेदार से ज्यादा का पद नहीं। भारतीय सैनिक को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जा रहा है। फिर भारतीय सैनिकों को वेतन, वेतन की बात करूं तो मात्र 7 से 8 रुपया। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय सैनिकों में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो थे कहां से? अवध से। राजपूत और ब्राह्मण। और अवध पर तो आपने कुशासन का आरोप देखा अभी कि अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया। सर एलडीसी मैथ्स की क्लास। ओके सर, ओके।
मैंने बोल दिया है, आप निश्चिंत रहो। मेरी आवाज अगर मैंने पढ़ लिया ना, तो हमारे पूरे सिस्टम ने पढ़ लिया। और जब हमारे पूरे सिस्टम ने पढ़ लिया तो बस सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सैन्य कारण मैं बता रहा हूं, पहले देख लें कि क्या स्थिति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। सैनिक की बात करें तो दो प्रकार के सैनिक, एक भारतीय सैनिक जो थे, इनकी संख्या थी 2,38,000। दूसरी तरफ देखें तो यूरोपीय सैनिक, और इन यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो थी वो थी 45,000। भारतीय सैनिकों को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था। सैनिकों को वेतन अगर देखोगे तो 7 से 8 रुपए। अधिकतर सैनिक जो थे अवध से थे, और सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। खासतौर से जातिगत भेदभाव होता था, धार्मिक भेदभाव होता था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जो सैन्य अनुपात हुआ ना, ये हुआ है 5:1, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों पर एक यूरोपीय सैनिक। इनकी स्थिति अच्छी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बल्कि इनकी स्थिति अच्छी है, इन्हें कोई पोस्ट ही नहीं दी जा रही। और फिर आएंगे चर्बी वाले कारतूसों की बात पे, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो देखो, सैनिकों की स्थिति मैंने बताई। अब नए कानून आ रहे हैं, पहले तो इस चार्ट को ध्यान रखना। अब देखो, एक कानून आया जिसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। भारतीय डाक अधिनियम, अगला कारण है भारतीय डाक अधिनियम 1854। और इस भारतीय डाक अधिनियम 1854 के तहत भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली निशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। अब सोचो आप, सेना, आज भी हम हमारे देश में सेना के लिए कैंटीन व्यवस्था है। सैनिकों को निशुल्क डाक सुविधा उस जमाने में दी जाती थी। डलहौजी है इस समय, डलहौजी के बारे में मैंने आपको बताया कि डलहौजी का जो टाइम पीरियड है 1848 से 1856 है। और डलहौजी की अगर हम बात करें तो डलहौजी अपने आप को भारत में भारतीय मानचित्र का निर्माता कहता है। लेकिन आप देखो, डलहौजी के काल में सैनिकों को, पहले मैंने आपकी स्थिति बताई, और सैनिकों की स्थिति बताने के बाद मैंने कहा कि भारतीय डाक अधिनियम सन पूछ सकता है 1854 के तहत क्या किया गया कि सब भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली निशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दी। वो संख्या देखो आप, 2,38,000, 2,40,000, ये तो अंग्रेजों ने बताया साहब। तो एक कानून भारतीय डाक अधिनियम, और एक कानून आएगा भारतीय सेना अधिनियम 1856। इसको भी मैं समझा देता हूं। डाक अधिनियम, दूसरा भारतीय सेना अधिनियम 1856। फिर कल बात करेंगे चर्बी वाले कारतूस। भारतीय सेना अधिनियम 1856। देखो सर, गवर्नर जनरल कैनिंग के काल में, गवर्नर जनरल कैनिंग के काल में भारतीय सेना अधिनियम लाया गया। और इसके अगर हम बिंदु की बात करें तो इसके क्या पॉइंट्स थे, तो पहला, सभी भारतीय सैनिकों का सभी भारतीय सैनिकों का समुद्र पार जाना मैंडेटरी, यानी अनिवार्य कर दिया गया, पहली चीज। और दूसरी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू। तो मैं पहले आपको यह समझा देता हूं
कैनिंग कह रहा है कि सभी भारतीय सैनिकों को कि आपको यानी सभी भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य है। अब भारतीय, बार बार कह रहा हूं, ब्राह्मण और राजपूत सैनिक कार्य कर रहे हैं सर्वाधिक, और जातिगत व्यवस्था तो इनमें ज्यादा रहेगी। अब इनको कहा जा रहा है कि नहीं साहब बर्मा जाओ। अब जब भारतीय सैन्य, हमारी भारतीय परंपरा है कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे साहब। क्यों? बोले समुद्र पार जाएंगे ना तो ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से कि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। आज तो अधिकतर भारतीय यही दुआ करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगे तो इंडिया में और पोस्टिंग हो जाए। सर जी, पीएसआई के लिए इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कराओ। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी क्लास लेके कंप्लीट करा रहे हैं बस। निश्चिंत रहो, आप पढ़ते जाओ। आप मॉडर्न शुरू कर दिया है। तो भारतीयों का धर्म भ्रष्ट। अब भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म के नाम पर तो भारतीय आज भी, क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। बोले कैसे होगा? तो बोले साहब मैं अच्छा हूँ, आप सब बढ़िया हो, सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते जाओ, कोई चीज कोई बिंदु समझ में नहीं आए बेहिचक पूछ सकते हैं। आज एक 1857 का विद्रोह लेकर आया हूँ जिसमें मैं कारण समझा रहा हूँ। कल मैं आपको उनकी घटना बताऊंगा, कहाँ पर कैसे कैसे कौन सी घटना घटी, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, इन सब के बारे में चर्चा करें। तो अगला कारण जो आप पढ़ रहे हैं बोर्ड पर, भारतीय सेना अधिनियम 1856 है, गवर्नर जनरल कैनिंग के काल में है। क्या कहा गया? बोले सभी भारतीय सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य। और भारतीयों ने, सैनिकों ने कहा बोले साहब हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोले कैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? तो बोले जो समुद्र पार जाएगा तो भोजन करेगा, मदिरा पान करेगा, और अनैतिक भी हो सकता है कैरेक्टर के रूप में। अगर गौर से देखो तो भारत में जितने भी सैनिक थे ना, ये सैनिक वास्तव में अगर आप नाम लें तो इन सैनिकों को आप कह सकते हैं कि ये वर्दीधारी किसान थे भाई। गांव से जुड़े हुए थे। अगर 12 महीने की नौकरी है तो 7 महीने 8 महीने सेना में, और फिर घर पे छुट्टी लेकर आते थे, समाज से जुड़े हुए थे, खेती करते थे। और इसलिए मैंने नाम दिया क्या, वर्दीधारी किसान। समाज में बैठना है तो इन्होंने विद्रोह किया। और एक क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू हुआ। चर्बी वाले कारतूस, एक बंदूक थी, उस पर चर्चा करूंगा कल मैं, ब्राउन बेस के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल लॉन्च की। तो 1857 के विद्रोह की जो आज क्लास है इसमें हमने कारणों की चर्चा की है। एक कारण जो है तात्कालिक कारण, इस पर मैं कल आऊंगा और फिर मैं आपको इसके बाद की घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।